हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन है जो कि आपका आज 17 तारीख को हुआ है उसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आंसर्स हैं ये टेंटेटिव आंसर्स हैं और इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सेक्शन ए और बी को डिस्कस कर लिया था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, जहां पर हम इसका सेक्शन सी जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेक्शन है बेटा ये कई पार्ट्स में बटा हुआ है, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। और अगर इसके मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है शॉक थेरेपी क्या है, तो आघात पहुंचाकर उपचार करना ही इसका क्या है, अर्थ है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, मीनिंग की बात करूं तो आघात पहुंचाकर उपचार करना ही इसका अर्थ है। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। और सेकंड पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं कि यह साम्यवाद से पूंजीवाद और संक्रमण का एक विशेष मॉडल है जिसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है सत्ता के नए केंद्र की। तो सत्ता के नए केंद्र क्या हैं, सबसे पहले तो आपको इस बारे में जानकारी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी है तो आप इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाले जो चैप्टर है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है और उसे हमारे करंट सिलेबस में शक्ति के जो नए केंद्र है उसमें डाला गया है। तो ये क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी कि जब 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया 1991 में, तो उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व जो है वो कायम हुआ, जिसे कई बार हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक ध्रुवीय विश्व के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले कुछ संगठन जो है वो विश्व पटल पर बने, यानी कि विश्व के अंदर जो अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे सकते थे उन्हें ही सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाना जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, और वर्तमान की बात करें तो और कई भी संगठन हैं जो इस तरीके के फॉर्मेट में देखे जा सकते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया। तो ये सारे जो संगठन है ये क्या है, शक्ति के नए केंद्र हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ब्रिक्स से रिलेटेड है कि ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है, तो कम से कम 2 पॉइंट जो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा पारस्परिक समानता, देखिए यहाँ पर समानता पर सबसे अधिक जोर देना है, क्योंकि ये जो संगठन है ये किसकी बात करता है, आर्थिक लाभ के समान वितरण की बात करता है, समान वितरण की बात करता है के हस्तक्षेप के अतिरिक्त इसके सदस्य देशों के मध्य सहयोग तरफ पारस्परिक आर्थिक लाभ का जो वितरण है वो इसकी बात करता है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 25 to 27, ये जो है ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसीलिए यहाँ पर आपको जो है कम से कम 4 पॉइंट लिखना जो है वो ज़रूरी है। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ये बात कर रहा है ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जानते हैं, कि किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बड़ा अच्छा सा आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको या तो 4 पॉइंट लिखने हैं या 2 पॉइंट लिखने हैं और दोनों को एक्सप्लेन भी करना है। यही यहाँ पर ये सीक्वेंस बता रहा है 2 + 2 = 4, यानी कि आपको 2 पॉइंट लिख रहे हैं और उन दोनों को क्या करना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पॉइंट्स को। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की कुशल स्थिति को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसे नीतियों का निर्माण करना जिससे कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना। तो जैसा कि हमें पता है कि
संगठन का नाम ही श्रमिक संगठन है तो ये किसके लिए काम करेगा, श्रमिकों के लिए कार्य करेगा। थर्ड हमारा ऑप्शन है श्रमिकों की सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बनाना। सम्मानजनक का मतलब क्या है, डिग्निफाइड लाइफ जो है उनके कार्यों के लिए जो घंटे निर्धारित किए गए हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन है, इस तरीके के जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, आईएलओ के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो पॉइंट है, रोजगार के अच्छे अवसरों का प्रोत्साहन करना, यानी कि जो कुशल स्थितियां हैं किसी भी कामगार के लिए उसे प्रदान करना भी आईएलओ के प्रमुख कार्यों में से एक है। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी का अथवा वाला पार्ट है और क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से उद्देश्य लिखे हुए हैं लेकिन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है। ये जो आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं ये डीओई के द्वारा जो मार्किंग स्कीम दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो पहले उद्देश्य के रूप में हम देख सकते हैं शांति को स्थापित करना जो है वो किसका उद्देश्य है, सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं युद्धों को रोकना या ऐसी स्थिति जिससे कि युद्ध हो सकते हैं, तनावों की जो स्थिति है उसे रोकना भी यूएन का कार्य है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि देशों के बीच मित्रता को बढ़ाना, यानी कि जो भी सदस्य देश जो हैं यूएन के सदस्य देश है उन सबके बीच में मित्रता को बढ़ाना भी किसका काम है, जी हाँ ये काम है यूएन का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवीय विकास को करना भी यूएन का काम है। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट जो है वो आपको एक्सप्लेन करके लिखने, क्योंकि इसका सीक्वेंस भी क्या है 2 + 2 = 4, यानी कि कोई 2 पॉइंट लिखकर आपको उन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 26। और यहाँ पर भी आपको एक अथवा का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो क्विकली देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 + 2 = 4 वाला फॉर्मेट मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई 2 पॉइंट लिखने और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो चिंता के जो कारण है उनमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन जो है वो आप लिख सकते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक ताप में जो है वो वृद्धि हो रही है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है उसमें क्या है छेद है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस छेद को कम करना भी पर्यावरण की चिंता के प्रमुख कारणों में से एक है। नेक्स्ट है कृषि भूमि में कमी, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है उसमें दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट है बढ़ता प्रदूषण, सीमित संसाधन और मानव अस्तित्व को खतरा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर आपने एक्सप्लेन कर लिखा है तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड है और इसका अथवा वाला जो पार्ट है वो है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पर टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है। तो टिकाऊ विकास की अगर मैं उत्तर की बात करूं तो यहाँ पर उत्तर के रूप में हम देख सकते हैं कि टिकाऊ विकास का अर्थ है कि संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि भविष्य की जो पीढ़ी है वह भी संसाधनों का आनंद ले सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। तो अगर आप यहाँ तक ये पॉइंट लिखते हैं तो आपको केवल कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 पार्ट में है तो 2 मार्क्स इसके लिए हैं और 2 मार्क्स इसके लिए हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं टिकाऊ विकास को लागू करने के तरीकों की तरफ। तो पहला तरीका हम देख सकते हैं कि आवश्यकताओं में कमी करना, यानी कि जो आपकी नीड है, जो फंडामेंटल नीड है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, केवल संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए भी ऐसे संसाधनों को बचाया जा सके। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करें, यानी कि हम उतना ही प्रोडक्शन करें जितने हमारी जरूरत है। थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक सह अस्तित्व, यानी कि प्रकृति के साथ ऐसे संबंध बनाए जाए जिससे कि हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण कर सके। चौथे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग, यानी कि जितनी हमारी नीड है, जितनी हमारी ज़रूरत है, हम केवल उतने ही संसाधनों को इस्तेमाल करें। तो आई होप अब आपको ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है नियोजित विकास का क्या अर्थ है, नियोजित विकास में बॉम्बे प्लान की क्या भूमिका है। तो वैसे तो ये जो चैप्टर है आपने जब पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बोला था कि इसके अंदर नीति आयोग एनडीसी को जोड़ा गया है लेकिन पुराने टॉपिक्स को नहीं छोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमने डिटेल में अपनी रेगुलर क्लासेस में भी डिस्कस
डिस्कस कर रखा है। इसका भी जो फॉर्मेट है वो 2+2 है, यानी कि 2 मार्क्स इसके लिए और 2 मार्क्स इसके लिए। तो नियोजित विकास का जो अर्थ है वो क्या है, सुव्यवस्थित योजना बनाकर सतत पोषणीय विकास किया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नियोजित विकास कहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से किया गया विकास, योजनाबद्ध तरीके से किया गया विकास जो है वो ही क्या कहलाता है, नियोजित विकास कहलाता है। और इसके लिए हमने किसका यूज़ किया था, 5 ईयर प्लान जो है उसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। आपको चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड सेट की तरफ जो बात कर रहा है बॉम्बे प्लान की। तो 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका एक ग्रुप जो है वो एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। लेकिन ये बॉम्बे प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए, जो कि हम सेकंड 5 ईयर प्लान में देखते हैं। जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इसी तरीके की व्यवस्था को देखा गया, लेकिन 1944 की बात की जाए तो वहां पर इसका अभाव था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। और बेसिकली ये क्या है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दक्षिण पूर्व एशिया के मानचित्र में A, B, C और D 4 देश जो हैं उन्हें दर्शाया गया है, उन्हें अंकित किया गया है। और दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान आपको करनी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये जो मैप है ये आपके आंसर शीट में जो है वो पेस्ट नहीं करना था, इस तरीके की एक टेबल बनाकर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पर आंसर लिखने थे। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से चल लेते हैं क्वेश्चन की तरफ जो कि इस मैप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो इनकी लोकेशन है उसके बारे में बता देता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप इसको देखेंगे बेसिकली तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाओं का जो मानचित्र है उसको यहाँ पर दिखाने की जो है वो कोशिश की गई है। ये जो सी पार्ट है ये कौन सा देश है, ये जो देश है उसका नाम है लोआस, यानी कि सी जो है वो आपका लोआस है। अगर ए की बात करूं तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, कंबोडिया। वहीं अगर बी की बात करूं तो बी जो ये देश है ये कौन सा है, थाईलैंड। और लास्ट हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये है आपका सिंगापुर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चारों देश अब हमें इसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो अच्छे से पता लग गई है। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज़ जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वह देश जो 1967 में यानी कि 1967 में आसियान का एक संस्थापक देश था। दूसरे देश के रूप में हम देख सकते हैं वह देश जिसका टकराव को आसियान ने आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है वह देश जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से वह देश जो 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना। तो हो सकता है कि आपके लिए ये जो मैप है ये थोड़ा सा न्यू जरूर हो, लेकिन अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस ले रखी है तो वहाँ पर हमने इस मैप को और इन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब क्विकली चलते हैं इसी के साथ आंसर की तरफ। तो यहाँ पर आंसर जो है मैं आपको एक फ्रेम में दिखा देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके का एक बॉक्स जो है जो मैंने अभी बताया वैसा बनाना है। तो क्रम संख्या में यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो है बी यानी कि थाईलैंड। वह देश है जो आसियान का एक संस्थापक देश भी है। सेकंड क्वेश्चन था कि आसियान शैली के माध्यम से टकराव जो है वो समाप्त हो, उसके लिए जो राइट आंसर है वो ए यानी कि कंबोडिया। थर्ड हमारा क्वेश्चन था जिस देश के साथ भारत का व्यापारिक समझौता फ्री ट्रेड के लिए समझौता हो रखा है वो कौन सा देश है, तो वो देश है सिंगापुर। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था कि आसियान में 67 के बाद जुड़ा देश तो वो कौन सा है, लोआस। तो वैसे तो 4 और देश भी हैं, लेकिन मैप की बात करें तो मैप में आपको जो लोकेशन दे रखी है उसके हिसाब से लोआस जो है वो सही आंसर है। तो आई होप अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन भी मिला है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो ब्लाइंड बच्चों के लिए जो सीरीज बनाते हैं वहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहां पर हम 28 क्वेश्चन जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए है उसे यहां पर हम स्किप करेंगे।
तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है, इनके किन्हीं दो विकल्पों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन का सेट है वो 2+4 यानी कि इसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इनको हमें एक्सप्लेन कर कर भी लिखना होगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से अभिप्राय है कि सुरक्षा की चुनौती किसी बाहरी खतरे से होती है। यहाँ पर जो खतरा है वो आंतरिक ना होकर क्या है, बाह्य है, और इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, समानता और देश की जो क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्य हैं उसको खतरा पैदा करने की कोशिश करता है। तो यहां तक आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर हम 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी 2 जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जरूर लिखना होगा। तो देखिए, युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के पास 3 विकल्प होते हैं जो कि यहां पर दिखाया गया है कि आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करना और उसे रोकना, यानी कि आपके पास इतनी क्षमता हो कि आप उसे रोक सकते हैं, और अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आ जाइए दूसरे ऑप्शन की तरफ, युद्धों को टालने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो तीसरा है शक्ति संतुलन या गठबंधन बनाना भी इसका एक विकल्प हो सकता है। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर कर लिखना है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 से ही रिलेटेड है और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन जो है उसी सेट के हिसाब से पूछा गया है, और क्वेश्चन है आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के प्रयोग करने के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। आप आंसर में क्या लिख सकते हैं कि आतंकवाद से तात्पर्य क्रूर हिंसा के व्यवस्थित प्रयोग से है, यानी कि ये भी क्या होता है, बड़ा सिस्टमेटिक होता है, और जिसमें समाज में भय का वातावरण बनाया जाता है या भय का वातावरण पैदा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसी राजनीतिक धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। चलिए अब इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है आतंक का एक व्यवस्थित प्रयोग आमतौर पर हिंसा फैलाकर विशेष दबाव को साधने के रूप में होता है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि हिंसात्मक कार्य जिनका उद्देश्य एक निश्चित राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार लक्ष्य को स्थापित करने के लिए भय उत्पन्न करना, नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाना आदि हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हिंसा फैलाना और युद्ध करना। आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित ना हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान 9/11 की तरफ दिलाना चाहूँगा कि 9/11 से पहले जो यूएसए है वो इसे एक वैश्विक घटना या वैश्विक खतरा नहीं मानता था, लेकिन जब उनके ऊपर भी हमला हुआ तो इसे जो है वो एक वैश्विक समस्या के रूप में देखा गया। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 है वैश्वीकरण ने भी भारत को कैसे प्रभावित किया है, उदाहरण सहित उत्तर दें। और यहाँ पर आंसर जो है वो आप सेकंड फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं और फर्स्ट फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको मिनिमम जो है वो या तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं या फिर आपको 3 पॉइंट लिखकर उन्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और कोई बाइफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर हमें सिंपल पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर 6 पॉइंट जो है उन्हें एक्सप्लेन करना ही होगा। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1991 में वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत ने आर्थिक सुधारों की योजना जो थी वो शुरू की थी। हमें सबको पता है कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन को कब अपनाया, 1991 में अपनाया, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं यानी कि जो टैक्सेस लगते थे उन्हें हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जितनी भी MNCs कंपनी है, जितनी भी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करना शुरू करती है। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं वैश्वीकरण ने भारतीय बाजारों में विभिन्न उत्पादकों को उतार भारतीय लोगों की पसंद नापसंद का जो दायरा है उसे बढ़ाया है। थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्रदान की है। तो आई होप अब आप ये 3 पॉइंट तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है
पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, किन्हीं 3 पॉइंट्स को लिखकर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ। वो है वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, स्पष्ट कीजिए। तो जो सांस्कृतिक प्रभाव है यहाँ पर वो पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि हाँ, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, जिसको हम निम्नलिखित तत्वों से समझ सकते हैं। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है उसका क्या हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है। सेकंड पॉइंट है खाने पीने और पहनावे के विकल्पों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। थर्ड पॉइंट है लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन को लेकर दुविधाएं हैं, यानी कि क्या हम वेस्टर्न जो कल्चर है उसको फॉलो करें या जो अपना सेल्फ कल्चर है उसको फॉलो करें। इस तरीके की जो दुविधाएं हैं वो वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो हम पिछड़े हुए माने जाते हैं, और अगर अपने वाले को करते हैं तो हम आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इसे हम क्या समझ सकते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है वो तो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति है, किसी भी देश की जो अपनी मूल संस्कृति है उसका ह्रास होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं जो 5th पॉइंट है सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, जिससे प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। तो इसे मैंने आपके सुरक्षा कवच वाले पॉइंट में भी अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस पेपर से है, क्वेश्चन नंबर 31। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए 3+3 है, यानी कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं आंसर की तरफ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग जो थी वो उठने लगी थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के गांधीवादी नेता थे जो उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने बेसिकली अपनी बेसिक क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा है। 56 डेज के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण, और इस वजह से वहां पर आंध्र प्रदेश में जो हिंसक घटनाएं हैं उन्हें देखा जाता है, और यहां पर अब सरकार को झुकना पड़ता है। और आखिरकार 1952 के दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर देते हैं, और इस घोषणा के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की, उनके गठन करने का जो संघर्ष है वो तेजी से बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक संगठन बनाया जाता है, एक आयोग बनाया जाता है 1953 में, जिसे कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। और 1955 में ये जो आयोग है ये अपनी सिफारिश जो है वो एक रिपोर्ट के रूप में देता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। तो ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो आपको केवल 3 मार्क्स ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके आगे के 3 मार्क्स चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसके सिफारिशों का पता होना चाहिए कि इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें जो थी वो दी थी। तो चलिए अब सिफारिशों की तरफ चलते हैं। तो सिफारिशों में हम सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं राज्यों का जो सीमांकन है, राज्यों की जो टेरिटरी है उसका निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों या क्षेत्रों में, जिनमें अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर शामिल है, इनको छोड़कर जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश थे वो उनके नज़दीकी राज्यों से मिला दिए गए। तो ये भी पॉइंट आप देखेंगे, हमने अभी रिसेंटली ही अपनी लाइव क्लासेस में भी डिस्कस किया था। और थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं कि इससे पहले जो त्रिस्तरीय मॉडल चल रहा था जिसमें हमने स्टेटों को ABC कैटेगरी में बांट रखा था, इसके लागू होते ही इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आई होप अब आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इसी से रिलेटेड है, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है, और इस पर भी हमने जो है एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो अभी तो ये आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन है, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम तक आपको इन सभी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती थी। जैसा हमें पहले ही पता है कि कितनी चुनौतियां थी बेटा, 3 चुनौतियां थी। उनमें जो सबसे प्रमुख थी वो क्या थी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इस चुनौती के संदर्भ में सरदार पटेल की जो भूमिका है उसका वर्णन करना है, ये जो है वो इस क्वेश्चन की डिमांड है। इस चुनौती के संदर्भ में सरदार पटेल की जो भूमिका है उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर बताना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये उतना सिंपल है नहीं जितना आपको लग रहा है। चलिए एक बार इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कई चुनौतियां थी, जिनमें से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय की बात करें तो रजवाड़ों का जो एकीकरण है उसमें जो है वो अखंडता को चुनौती मिल सकती थी। और ऐसे कठिन समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रखा है, 565 देशी रियासतों का एकीकरण किया और ये पूरा दायित्व लिया कि हम किस प्रकार इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। पटेल भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। उनकी राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता के कारण ही 565 देशी रियासतों को स्वतंत्रता से पहले ही भारत में विलय करा लिया गया था। अगले हेडर के रूप में आप देख सकते हैं कि सरदार पटेल के एकीकरण मुख्य रूप से 3 जो राज्य थे वहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और JNK जो था वो सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा था। लेकिन पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद और जूनागढ़ में भारत के विलय के लिए बाध्य किया। वहीं पाकिस्तान की इच्छा, जो कि विभिन्न राज्यों में द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित से भली भांति परिचित होने के कारण सरदार पटेल ने कश्मीर पर अपनी राय अन्य नेताओं से भिन्न करी, यानी कि कश्मीर को जो स्पेशल प्रेफरेंस का दर्जा दिया गया था, पटेल ने शुरू से ही उसका क्या किया था, विरोध किया था। हैदराबाद की भांति कश्मीर को भी सैन्य अभियान के द्वारा भारत में मिलाना चाहते थे, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। किन्हें नहीं हुई? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्हें नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि वो इसे भी क्या करना चाहते थे, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सरदार पटेल की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही। तो आई होप अब आपको ये पूरा पेपर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।